भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी, सौरभ शर्मा जी, रविंदर जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप ये 41वां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आज आपने आयोजन किया है मलेरकोटला में। और ये एस्ट्रोलॉजिकल जो मीट है प्रत्येक वर्ष इनकी संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम को करने में मेहनत तो लगती है। जैसे अभी किशोर जैन जी ने बताया कि वो इतने पुराने समय से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और हर तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो फेस किए। बहुत सारी शरारतें करी गई संस्था के साथ, कार्यक्रमों को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पर ये स्तंभ की बातें जो इनकी पूरी टीम है वो खड़ी रही। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम करते रहे, सफल पूर्वक आयोजित करते रहे और आज एक बड़े मंच पर अपनी संस्था को लेकर के आए। तो बहुत खुशी होती है कि यूनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपकी यूनिटी अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े चैलेंज को बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। दोस्तों, मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को सादर प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय ब्रज मोहन शेखड़ी जी को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित रविंदर शर्मा जी जो कि लाल किताब के विशेषज्ञ हैं उनको प्रणाम करता हूं। भारत भूषण शर्मा जी को, चारवी ठाकुर जी हमारे बीच में बैठी हैं, ये भी ऑर्गेनाइजर हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। आप सभी को और मेरे समकक्ष सभागार में जो उपस्थित हैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जैसा भी ब्रज मोहन शेखड़ी जी ने वास्तु मकान बनाने के संदर्भ में बताया, शनि से जोड़ करके कि किस किस हाउस में बैठे हों तो ये हमें किस आयु में मैं किस पड़ाव पर हमारे को मकान बनाना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। कुछ एक नई चीज़ आज सीखने को मिली उनसे। और पिताजी तो मुझे कल बता भी रहे थे रात को कि बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लाल किताब में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिसर्च करते रहते हैं। और मैंने एक इनकी ना ग्रुप के अंदर फ़ोटो देखी थी जिसमें डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी थे और अक्षय जी थे, राजीव जी भी थे और आपकी भी फ़ोटो थी। काफ़ी पुरानी फ़ोटो थी वो, लगभग मेरे ख्याल में 20 साल पुरानी होगी, किसी ने डाली थी। तो ये सब त्याग है मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का और उनके अनुभवों को सुनने का आज हमारे को एक बार पुनः मौका मिल रहा है। दोस्तों, आज मैं आपसे कुंडली के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं और वो कुंडली मैंने हाल ही में कल रात को यहाँ पर मलेरकोटला जब मैं आया तो 9 बजे मैंने कंसल्टेशन करा था उनका और उनकी कुंडली मैंने देखी तो उसमें कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी नोट करी तो मुझे लगा कि उनको आपके साथ में साझा करना चाहिए। उनकी कुंडली थी कर्क लगन की और उनकी जन्म पत्रिका में 6ठे भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति नीच का होकर के 7म भाव में बैठा हुआ है, रोगेश 7म में। उनकी जन्म पत्रिका में अभी वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, अभी नवंबर से ही स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर। और कुंभ राशि है, यानी कि 8म भाव में कुंभ राशि हो गई, लगन से 8म हो गया। शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है पीक में, यानी कि 2nd फेज में। तो जब मैं उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनको बोला कि देखिए आपके ऊपर 3 शनि का इस समय प्रभाव है आपके बेटे के ऊपर, और लगन से शनि 8म भी चल रहा है, उससे पहले लगन से 7म चल रहा था और उससे पहले लगन से 6ठे चल रहा था। और कर्क राशि वालों के लिए शनि के पास जो डिपार्टमेंट होते हैं कर्क लगन में वो उतने अच्छे नहीं किए देखे जा सकते। जैसे 7म भाव है, मार्केश है, पत्नी का है, चंद्रमा का एनिमी है। ऐसे 8म भाव आयु का है, अगर शनि बलवान होगा, मजबूत स्थिति में होगा तो आयु में वृद्धि तो करेगा, क्योंकि 8म भाव का
आयु के लिए वो कारक भी होता है। तो मैंने उनको बोला कि 3 शनि का प्रभाव है, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव आएगा। तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसे क्यों कहा कि स्वास्थ्य के ऊपर ही प्रभाव आएगा ज़्यादा? मैंने कहा मैंने इसलिए ऐसा कहा कि पिछले 7.5-8 वर्षों से जो शनि का ट्रांजिट है लगभग 7 वर्षों से, वो आपके छठे, सप्तम और अष्टम के ऊपर अब पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में हेल्थ को तो इम्पैक्ट करता ही है, साथ में रोगेश आपका नीच हो गया। अब किसी व्यक्ति का बाय बर्थ कोई प्लेनेट नीच होगा और वो जिस घर का स्वामी होगा, उस घर का वो स्वामी होकर के जहां नीच का होगा, एक तो उस भाव को कमजोर करेगा और जहां का लॉर्ड है उससे रिलेटेड फल में भी कमी करेगा। तो मैंने बोला रोगेश है, नीच का होके सप्तम में बैठा है, ऐसी स्थिति में बाय बर्थ ही इस जातक की, आपके बच्चे का किसी ना किसी रूप में स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसको हेल्थ डिजीज कुछ ना कुछ चलते रहेंगे और छठे भाव से संबंधित आप पीड़ा होगी। मैंने कहा सप्तम भाव में नीच का हुआ, इसका मतलब दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी ये प्रभाव डालेगा, क्योंकि नवांश कुंडली भी थोड़ी वीक है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको हेल्थ को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और रिसेंटली पिछले 3-4 सालों से इसको स्वास्थ्य के अलावा मान सम्मान में, कैरियर में भी परेशानी आ रही है। तो मैंने कहा बिल्कुल यही है ज्योतिष, यही है ज्योतिष शास्त्र कि आपको वर्तमान के ग्रह, आपको कुंडली के गोचर के ग्रहों के साथ में चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। अब कुछ लगनें तो ऐसी होती हैं जिनमें आप क्लियर बोल देते हो, क्योंकि हर लगन के अंदर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रह होता है जो किसी पर्टिकुलर स्थान को हानि पहुंचाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग हमेशा अच्छा ही करेंगे और बुरे लोग हमेशा बुरा ही करेंगे। अच्छे भी कई बार बुरा करते हैं और कई बार बुरे भी अच्छा करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है और स्टेट के अंदर गवर्नमेंट किसकी है। तो जब उनका नंबर आएगा तो वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हर लगन के हिसाब से किस किस ग्रह के जो स्वामी हैं उनका लग्नेश के साथ में कैसा संबंध है, उसका एक बहुत बड़ा रोल मैंने लाइफ के अंदर देखा है। अगर आपका शरीर कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर है, चाहे बाकी के और ग्रह आपके सही जगह प्लेस हो जाएं, अच्छी जगह प्लेस हो जाएं, पर आप मौके पे नहीं बोल पाए, आपने बाद में बोला मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे कहना चाहिए था, पर मैं उस समय बोल नहीं पाया, यानी कि वो अच्छे ग्रह हैं, उनका प्लेसमेंट है कुंडली के अंदर, बट मौके पे नहीं बोल पाए। यानी कि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, आपका बौद्धिक स्तर अच्छा नहीं है, बुद्धि के स्वामी ग्रह अच्छे नहीं है, बुद्ध बुद्धि का कारक वो अच्छा नहीं है, तो फिर इंसान कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। आपकी वाणी में ओज है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपका चतुर्थ भाव मजबूत है, आपका प्रथम भाव मजबूत है, आपका पंचम भाव मजबूत है, निश्चित तौर पर आप विजय हासिल कर लोगे, आप निकलते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, आपका कारवा बढ़ता चला जाएगा, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी का, किशोर जी का बढ़ता चला गया, इस संस्था का बढ़ता चला गया। दोस्तों, हमारे जीवन में मुहूर्त का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत बार हमारे सामने प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, तो हमारे को ये सोचना पड़ता है कि पंडित जी हमने तो कुंडलियां भी मिलवाई, या हमने तो इस मकान को बड़ा प्रॉपर 100% वास्तु के हिसाब से बनाया, उसके बाद भी हमारा ये मकान हमारे को शुभ रिजल्ट नहीं दे पाया और इसमें आने के बाद हमारे को दिक्कत हो गई, हमारे को परेशानी हो गई। ज्योतिष के अंदर जैसे शरीर है ना, इसमें 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं, मतलब रिसर्च करने के लिए इतना कुछ है कि अगर आप बहुत बारीकी से चीजों को एनालिसिस करोगे तो ही आप रास्ता बना पाओगे, नहीं तो आरोप और प्रत्यारोप ये तो चलता रहेगा। अब आप मकान बना रहे हैं और मकान बनाने के लिए आपने बढ़िया एकदम 100% कंप्लीट वास्तु दे दिया अगले व्यक्ति को। अब आपने उस समय पर ये सावधानियां नहीं बरती जो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा,
तो भी आपको वास्तु का बड़ा दोष लग जाएगा। अब आपने देखा 1, 4, 7, 10 चर राशियां हैं। आपने मकान का जो ग्रह आरंभ काल दिया व्यक्ति को, वो इन राशियों का दे दिया, किसी ने चढ़ाईमान राशियों का दे दिया। अब उस घर में आपको परेशानी आएगी ही आएगी। जब हम विवाह करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्थिर लगन है या नहीं है। हम जब विवाह करते हैं तो उस समय पर 50-60 साल एक लड़का लड़की को एक दूसरे के साथ रहना होता है, तो हम स्थिर लगन ढूंढते हैं ताकि रिश्ता टिके। और हमने घर का प्रारंभ काल कर दिया चर के अंदर, तो उस घर में बड़ी परेशानी होगी, वो घर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। आपका 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने काम चला, फिर काम रुक गया, फिर बीच में कोई इंक्वायरी आ गई, किसी ने कंप्लेंट कर दी। तो आप ये ज़रूर देख लें, वास्तु के ये कुछ नियम होते हैं ऐसे जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। आप घर का आरंभ कर रहे हैं, उस दिन आप रविवार और मंगलवार का दिन ना चुनें, आपको नुकसान होगा ही होगा। आप ये देख लें उस समय जब आप ग्रह कुंडली बना रहे हैं कि 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह हो तो उस समय को आप ना चुनें। आप ये देखें, क्योंकि सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है और गुरु के पास धन है। आप ये जरूर देखें कि ग्रह आरंभ का जो आप काल व्यक्ति को बता रहे हैं, उस समय पर सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य कमजोर तो नहीं है। अगर सूर्य कमजोर हो गया या सूर्य नीच हुआ उस समय पर गोचर में, या सूर्य 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो, तो आप बोल दो कि भैया ये अभी टाइम ठीक नहीं है, उसको लगन को आगे बढ़ा दो, या वो सूर्य को निकल जाने दो ट्रांजिट में, नीच अवस्था को पार करने दो, राशि परिवर्तन करने दो। नहीं तो सूर्य क्या है, पिता का कारक है। उस घर के अंदर पिता को कष्ट होगा। उस घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपके पिता की प्रोग्रेस भी बाधित होगी और वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य आत्मा है। आप ये देख लो कि चंद्रमा कहीं नीच तो नहीं है, चंद्रमा 6, 8, 12 में तो नहीं जा रहा है। आप ये देख लो कि चंद्रमा निर्बली तो नहीं है, चंद्रमा पाप प्रभाव में तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में होगा तो चंद्रमा उस घर की स्त्री के लिए हानिकारक हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि भाई इस घर के अंदर घर की जो स्त्री है वो तो नहीं रोग में रहती है बहुत ज्यादा, उसको तो कहीं बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की हानि नहीं होती है। आपके सामने विचार आ जाएगा। आप देख लो जब एट द टाइम ऑफ, जब आप निकाल रहे हो ग्रह आरंभ काल, आप ये देख लो कि उसका गुरु उस समय कमजोर तो नहीं आ रहा है, गुरु तो नीच स्थिति में नहीं है, गुरु तो अस्त नहीं है, गुरु कहीं प्लेसमेंट के हिसाब से कमजोर तो नहीं हो रहा। अगर गुरु कमजोर हुआ तो धन का कारक है, ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी रहेगी। वो बोलेगा कि मैंने जब से इस घर में प्रवेश किया है मेरे को तो धन की समस्या आ गई है, मेरे पास तो धन नहीं रुक पाता। इस प्रकार से आपको देखिए, कहने को तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी हैं और कई बार हम इन सभी चीजों को अवॉइड कर देते हैं, सब चीजों को, बट इनका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर ग्रह एक पर्टिकुलर चीज का कारक है, हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हस्त नक्षत्र है, पुष्प है, रेवती है, मगा है, पूर्वाषाढ़ा है, ये नक्षत्र हो और उस दिन मंगलवार हो, उस दिन मंगलवार हो और ये नक्षत्र हो, तो आप ग्रह आरंभ मत करो उस टाइम पर। उसमें अग्नि का भय, उसके अंदर चोरी चकाटी का भय, ऐसी चीजों का भय बना रहेगा, आप उसको अवॉइड कर दो। तो हमारे को इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप किसी की प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करने के लिए जा रहे हो, आपने देखा इसका प्लॉट है और इसके जस्ट प्लॉट के सामने ही बहुत बड़ी या तो नहर है या कोई नाला है, या नाले की एक साइड में उसका घर आ रहा है, सामने नाला है, या कोई बिल्कुल सीवर का बड़ा गड्ढा होल हो रखा है।
आप उसको मना कर दो कि भाई इस घर को मत लो, मत परचेज करो, उस प्रॉपर्टी को फाइनल मत कराओ। आप किसी प्रॉपर्टी को फाइनल करा रहे हो, आपने देखा कि यार इसके तो बिल्कुल साथ में ही पीपल का वृक्ष है और विशालकाय वृक्ष है, इस घर के, ये घर तो पूरा छाया के अंदर आ गया, तो छाया भेद लग जाएगा। उस घर की जो छाया है वो उस पेड़ की छाया उस घर के ऊपर आ रही है, यानी कि वो उस घर में हर समय एक अंधकार छाया रहेगा। बहुत से लोग इसका, अरे कितना बढ़िया है, देखो पेड़ है, बगल में छाया है, धूप नहीं आएगी। अरे आप इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो, उसको ये समझाओ कि अगर आपके घर के अंदर सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, अगर आपका घर हर समय 24/7 राउंड द क्लॉक छाया भेद के अंदर रहेगा, तो उस घर के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया रहेंगे, उस घर के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी का प्रकोप बना रहेगा। क्योंकि ये जो आत्मा है ये सूर्य से संचालित है, ये शरीर सूर्य से संचालित है, पूरब दिशा से सूर्य उदय होता है। अगर सूर्य को ही हमने अडॉप्ट नहीं किया, सूर्य को ही हमने ग्रहण नहीं किया, तो इस आत्मा का विकास, इस बुद्धि का विकास हमारा रुक जाएगा। इसीलिए हमारे को छाया भेद से भी परहेज करनी होगी। आपका घर है, आप किसी प्लॉट को ले रहे हो, उसके बिल्कुल साथ में, बाजू में, बगल में कोई बड़ा बिजली का प्लांट लगा हुआ है, कोई बड़े बिजली के पोल लगे हुए हैं। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा इन सब विचारों को कि हम जब गृह निर्माण करें तो उस समय छाया भेद ना आए, स्वर भेद ना आए। अब ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सूर्य है, आप जिस समय गृह निर्माण कर रहे हो उस समय 3, 6, 9 और 12, अगर इनमें सूर्य हो इन राशियों के अंदर, तो उस समय निर्माण ना करें। सूर्य अगर इन राशियों के अंदर है, आपके लिए रोग के लिए, तनाव के लिए, बाधा के लिए, टेंशन के लिए हानिकारक हो जाएगा। तीसरे के अंदर है, आत्मविश्वास में कमी करेगा। छठे में है, रोग को बढ़ाएगा। अष्टम में है, आयु के लिए खतरा करेगा। नवम में है, 9 नंबर में आयु के लिए खतरा करेगा। 12 नंबर राशि में है, खर्चे बहुत बढ़ा देगा। यानी कि वो घर का आपने टर्नओवर तो जो है वो रखा था आपने लगभग 50 लाख रुपए, पैसा पहुंच गया 75 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, तो बजट बिगड़ गया। तो इसीलिए आप ये ज़रूर देखें कि घर के सामने, घर के नज़दीक कोई भी ऐसे मकान का किसी का कोना ना बढ़ रहा हो साइड में, कि उसकी जो सजावट है वही खराब हो जाए, तो ये वास्तु होता है। आप ये ज़रूर देख लें कि घर की जो नॉर्थ दिशा है वो, वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आपको आ रही हों, पॉजिटिव तरंगे मिलें आपको। आपका ईशान कोण जो है, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट बनता है, उस नॉर्थ ईस्ट में आपके प्लॉट के कहीं कोई कचरा घर तो नहीं है, कहीं कोई डंप यार्ड तो नहीं है। कई बार क्या है, हम कह देते हैं जी हमारे घर की बगल में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमसे थोड़ा सा दूरी पर है, पर वो दोष लग जाएगा। अब एक वास्तु हो गया आपका खुद का घर का इंटरनल, कि मैंने एक इसका हॉल का वास्तु चेक करा, और एक वास्तु हो गया इस पूरे होटल का। अब अगर आपके उस कंपाउंड से, आपके उस घर से नॉर्थ ईस्ट में, चाहे थोड़ी सी दूरी पर ही है, 100, 200, 400 मीटर की भी है, तो भी दोष लग जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से देवताओं का वास होगा। आगमन तो उसी दिशा की तरफ से होगा, चाहे आपने अपना स्वच्छ कर लिया। तो इसीलिए जब भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, प्लानर होते हैं, हम वास्तु विजिट करते हैं, तो हम खाली उस घर को नहीं देखते, उसके घर के सराउंड की आसपास की जो चीज़ें हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसको ज़रूर देखते हैं। इसलिए दोस्तों, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, डिस्कस आपसे बहुत कुछ करना है, पर वास्तु, ज्योतिष, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आपको देखना यह है कि भाई व्यक्ति की कुंडली, उसके ग्रह तो एकदम टिप टॉप चल रहे हैं, तो उसके घर की तरफ नजर मार लो, कहीं उसका वास्तु तो खराब नहीं चल रहा है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति घर में आता है, आते ही बहुत अच्छा एनर्जी फील करता है, उसको ऐसा लगता है, ऐसा सुकून मिलता है कि मैं घर आ गया, मेरा सारा तनाव खत्म हो गया। और कई बार ऐसा होता है, वो ये कहता है कि मेरा घर आने का मन नहीं करता, मैं घर से जैसे ही बाहर निकलता हूँ, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ, मैं एकदम हाई एनर्जेटिक फील करता हूँ, पर एक घर में आते ही मेरे को लोनेस होने लगती है। अब
इसका मतलब ये हुआ कि आपको खाली उसका इतना विचार ये बता देगा कि अगर घर में आते ही लोनेस हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका सूर्य, यानी कि इसकी पूर्व दिशा डिस्टर्ब हो सकती है, इसका पश्चिम ब्लॉक हो सकता है। सूर्य तो ठीक कर दिया आपने, पूरब को तो ठीक कर दिया आपने, पर हो सकता है इसकी निकासी ठीक ना हो। अब आपने फ्लश तो कर दिया, पाइप में से सारा का सारा मल तो चला गया, पर आगे क्या है, ब्लॉक कर रखा है सारा। तो उसकी जो गैस है ना, वो सारी की सारी घर में घूमती रहेगी, घर का एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब कर देगी। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि अगर सूर्य तो ठीक है, इसका मतलब पश्चिम में दोष हो सकता है। भाई पश्चिम दिशा दिखाओ आपकी, क्या आपने वो पूरी तो नहीं पैक कर रखी? कई बार एक छोटा सा छेद आप पश्चिम दिशा के अंदर किसी की पैक हो और वहां एक छोटा सा होल कर दो, बिल्कुल छोटा सा, 4 इंची का, 3 इंची का, और रिसर्च करके देखो, आपको बड़ा अच्छा फील होने लगेगा कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि वहां से जो आपका प्रदूषण है वो निकलना चालू हो जाएगा। और बड़ा लगा दोगे तो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करी और धीरे धीरे उसको क्लीन करते हुए पश्चिम से ले गई, साउथ से होते हुए। इसलिए साउथ डायरेक्शन का बड़ा प्रभाव है। सूर्य तपता तो साउथ में ही है ना सबसे ज्यादा, सूर्य की तपिश तो हमें इसी दिशा में मिलती है। अब बहुत से लोग, जी हमारा तो साउथ खुला हुआ है, साउथ खुला हुआ है तो आपके पांचों एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपका साउथ खुला हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो अग्नि तत्व है वो अनबैलेंस हो गया, आप अग्नि का तापक्रम मेंटेन नहीं कर पाए। आपने पूरब को मेंटेन कर लिया, आपने उत्तर को मेंटेन कर लिया, आपने पश्चिम को मेंटेन कर लिया, पर साउथ में चूक गए। अब वो घर इतना तपेगा दिन में कि आपको साउथ डायरेक्शन में 2 एसी लगाने पड़ेंगे। अगर आपका एक से काम चल जाता होगा तो 2 लगाने पड़ेंगे, और रात में तो और ज़्यादा तपेगा। दिन में वो ईंटें गर्म हो गई फुल, रात में और ज़्यादा दिक्कत देंगे जब और टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसीलिए ना हमारे को फिर क्या, हम कहते हैं कि साउथ में थोड़ी सी दीवार बड़ी कर दो या थोड़ी सी मोटी कर दो, या आजकल वो दीवारों के बीच में वो आने लगा है, फाइल लगा देते हैं, वो जो पेपर आता है वाइट वाला वो लगा देते हैं। तो हमारे को साउथ को मेंटेन करेंगे तो इट मीन्स कि हमारा शरीर का जो तत्व है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मैंने बेसिकली जो निचोड़ निकाला है ना अभी तक अपना अनुभव करके, वो मैंने यही निकाला है कि ये जो 5 तत्व हैं, ये हमारे एक तो अंतरिक्ष में है, बाकी 4 यहाँ पर विजिबल हैं, जिनको हम राउंड द क्लॉक मेंटेन करते हैं। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। जो व्यक्ति कुंडली में इनको मेंटेन करा दे और वास्तु में इनको मेंटेन करा दे, तो ऐसे व्यक्ति को दिक्कतें कम आती हैं। आपका अग्नि तत्व प्रधान राशि है, आपकी सिंह लगन है, सूर्य आपका स्वामी हो गया, और सूर्य आपका हो भी स्वयं राशि का, यानी कि प्रथम भाव में ही बैठा हो। अग्नि तत्व प्रधान राशि, अग्नि तत्व प्रधान आपका भाव, प्रथम भाव भी तो अग्नि तत्व प्रधान होता है ना, और सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान है, और स्वयं राशि का। ऐसा व्यक्ति झुकेगा नहीं, मरना मंजूर करेगा पर झुकेगा नहीं, यही उसका ड्रॉबैक हो जाएगा। अब उसको कौन लोग पसंद करेंगे? उसको वो पसंद करेंगे जो ऐसी विचारधारा के होंगे, यानी कि जो सिंह राशि, जिनके स्वयं राशि के होंगे, जिनकी सिंह लगन होंगी, जिनकी मेष लगन होगी, है ना, जिनके मंगल स्वयं राशि के होंगे, बलशाली होंगे, उच्च के होंगे, ऐसे लोग ढूंढ लेंगे सिंह वालों को कि यार ये तो बंदा अपनी तरीके का लग रहा है। जैसे बदमाश बदमाश को ढूंढ लेता है, क्रिमिनल ढूंढ लेता है, ज्ञानी ज्ञानी को ढूंढ लेता है। तो हमारे को यही चीजों को फाइंड आउट करना है कि अगर इसका अग्नि तत्व ऑलरेडी ठीक है तो ठीक है, फिर उसको ज्यादा ओवरडोज मत दो। अगर ओवरडोज दोगे, 2 की जगह 4 रोटी खाओगे तो दिक्कत आएगी। 2 खा लोगे या 1 खा लोगे तो भी चल जाएगा, 1.5 खा लोगे तो चल जाएगा।
यानी कि लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेज एंड बैलेंस। हम हर समय अपने शरीर को, अपने जीवन को बैलेंस करते हैं, और एज एन एस्ट्रोलॉजर तो यही हमारा धर्म और कर्तव्य भी बनता है। अभी आपके शरीर में जल तत्व बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेट भार आ जाएगा, शरीर थुलथुला हो जाएगा, और जल से संबंधित जो बीमारियों का प्रकोप है वो शरीर में बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपने मुझे बड़े ध्यान के साथ में सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सौरभ शर्मा जी को, डॉक्टर चंद्रशेखर जी को, आपकी पूरी टीम को, मंच संचालक को, सभी को प्रणाम करता हूं। और प्रोग्राम अच्छा है और अच्छा होगा भविष्य में, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा में, पंजाब में थोड़ा सा रूट बंद है, इस वजह से भी कुछ लोगों को पहुंचने में दिक्कत आई है, तो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसको और भव्य बनाएंगे। बहुत बहुत बधाई।